मैंने एक ऐसा सेक्टर पिक किया है, मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे वैल्यूएशन अभी लो है, क्योंकि ये एक साइक्लिकल सेक्टर है और अभी हम साइक्लिकल बॉटम आउट हो चुके हैं, बॉटम से अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में। ऑटोमोटिव सेक्टर्स में मैं पैसेंजर कार के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के बारे में, बिकॉज कमर्शियल व्हीकल एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है ऑटोमोटिव सेक्टर का, जो कि डिमांड अपटर्न की तरफ मूव कर रहा है। हालांकि हिस्टोरिकली कमर्शियल व्हीकल का डिमांड का एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है फ्रॉम द जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग एट 6 to 7-8% ऑफ काइंड ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, सो उसका 1.5 टाइम्स तक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो कमर्शियल व्हीकल मार्केट में हो जाता है। तो अप टू 10% का ग्रोथ हम इस सब सेगमेंट में देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो कमर्शियल व्हीकल को आज समझते हैं, उसको बाइफर्केट करेंगे पहले हम टू एक्सपोर्ट मार्केट रादर देन, सो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, क्या वहाँ पे डिमांड मिल रहा है, फिर हम डोमेस्टिक मार्केट को स्टडी करेंगे एंड कौन सा सब सेक्टर वुड बी द बेस्ट प्रॉक्सी टू प्ले ऑन दिस सीवी राइजिंग डिमांड। सबसे पहले मैं यूएस मार्केट की बात करता हूँ। यूएस मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, बिकॉज अनलाइक इंडिया जहाँ पे कि रेलवे इज वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फ्रेट मूवमेंट। इंडिया में रफली 30% मूवमेंट ऑफ गुड्स हैपन ओवर रेलवे नेटवर्क, बट अमेरिका में 71% ऑफ द गुड्स मूव ऑन द बैक ऑफ ट्रक्स। इस कारण अमेरिका बीइंग अ मेजर इकोनॉमी एंड उस मेजर इकोनॉमी का सबसे बड़ा पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन का वो है वो ट्रक, तो ट्रक की डिमांड वहाँ पे काफ़ी रहती है। On an average, America needs 3.5 million trucks to carry their loads. So, जब अमेरिका इतना बड़ा एक डिमांड सेक्टर हो जाता है तो उनकी सप्लाई चेन जो है वो इंडिया से जुड़ी हुई है। इंडिया में बहुत सारी फोर्जिंग कंपनी, तो फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस आयरन या मेटल के पीसेस को काफ़ी प्रेशर डाल करके काफ़ी हीट करते हैं और उसको शेप करते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है कास्टिंग, उसमें हम मेटल को लिक्विडिफाई कर देते हैं, वो लिक्विड होता है, उसको फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट बनाते हैं। कास्ट यानी कि जो शेप होते हैं उसमें आप पोर कर देते हैं और वो ठंडा होने पे एक शेप बना देता है, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। बट फोर्जिंग इज कि हम एक कास्टेड मटेरियल को डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसे प्रेशर करते हैं बाय मैकेनिकल थर्स्ट और फिर उसे शेप करते हैं, फिर उसे मशीन करते हैं, यानी उसे एक्सट्रूजन्स को हटा देते हैं एंड हेंस वी गेट अ फोर्थ प्रोडक्ट। तो ट्रक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मैंने ऑटोमोटिव में टाटा मोटर्स में काम किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई नो दैट वेरी वेरी स्मॉल पीसेस आर रिक्वायर्ड। उन पीसेस को एक ओईएम जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बना नहीं सकता, बिकॉज उनके पास इतने एसकेयूज हो जाएंगे, इतने छोटे छोटे यूनिट हो जाएंगे दैट इट वुड बी नाइटमेयर, सप्लाई चेन नाइटमेयर हो जाता है। सो अमेरिका इज अ मेजर डिमांड ड्राइवर फॉर forging companies based out of India. We are going to study a forging company. So let's understand कि अमेरिका में ये इतनी डिमांड है, क्या वो सस्टेन करने वाली है या नहीं। तो क्लास 8 ट्रक्स जो वहाँ पे हेवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं, जहाँ से वो क्लास 8 ट्रक्स ही मेजर कैरियर है, उसमें पिछले एक साल में काफ़ी सेल हुआ है। पिछले साल 2021 में द नंबर ऑफ पर मंथ जो सेल हो रही थी वो रफली 30-35,000 व्हीकल्स सेल हो रहे थे, बट जनवरी से लेकर के लास्ट 5 मंथ्स में जो नंबर है दैट इज कमिंग एज लेस देन 20,000। सो डिमांड, सो जो सप्लाई जो है वो रिड्यूस हुई है, और इसका रीज़न जो है वो डिमांड की कमी नहीं है, इसका रीज़न ये है दैट सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है। वी ऑल आर फेमिलियर विद चिप शॉर्टेज प्रॉब्लम। सो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के कारण जो है ओईएम है उनके पास वो चिप्स की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए दे आर अनेबल टू जैक अप देयर प्रोडक्शन हाउस, देयर बिल्ड रेट। हिस्टोरिकली भी हम जानते हैं कि अमेरिका में एक बैकलॉग क्रिएटेड रहता है कि वहाँ डिमांड काफ़ी रहती है, सप्लाई कम रहती है। 2019 के आसपास 3.5 लाख ट्रक्स का बैकलॉग था अमेरिका में, अमेरिकन मार्केट में। ओईएम्स वर अनेबल टू सप्लाई दोज मेनी ट्रक्स, बट धीरे धीरे ये बैकलॉग कम होता गया, और बट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ये बैकलॉग धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है, बिकॉज बिल्ड रेट जो आप देख रहे हैं 15,000-20,000 ट्रक्स ही बना पा रहे हैं, सो बैकलॉग फिर से क्रिएट हो रहा है। सो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज ये बैकलॉग जब क्रिएट होता है तब आप ओईएम्स को एक फ्यूचर डिमांड की के प्रॉस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। सो ओईएम और उस सप्लाई चेन में जो भी कंपनियां हैं, जैसे फोर्जिंग कंपनियां हैं, उनको एक फ्यूचर बिजनेस विजिबिलिटी मिल जाती है। सो दैट्स हाउ दे कुड पोजीशन देमसेल्फ बेसिस द डिमांड इन द मार्केट। करंट मंथ की बात करें तो मई जून में
रफली 15,000 यूएस क्लास 8 ट्रक्स सेल हुए हैं। तो अगर बैकलॉग टू बिल्ड रेशियो देखें तो दैट इज करेंटली स्टैंडिंग एज 10 टाइम्स। मेरा एस्टिमेट है दैट 2 लाख ट्रक्स जो हैं वो अभी बैकलॉग में चले गए हैं। सो 2 लाख ट्रक अभी फ्यूचर में और बनेंगे, जिनको बनाने के बाद ही आप डिमांड सप्लाई मैच जो है कम हो जाएगा। डिमांड इज हेल्दी बट सप्लाई इज अ कंस्ट्रेंट। और साथ ही ओईएम्स की जो वहाँ पे ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनको कमोडिटी प्राइसेस के कारण कोट करने में डिफिकल्ट हो रही है। तो हालांकि कमोडिटी प्राइसेस आर कमिंग ऑफ, स्टील प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं और भी कमोडिटीज प्राइसेस कम हो रही हैं। सो उनके लिए नाव कोट करना थोड़ा आसान होगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वहाँ की जो ओईएम्स हैं, जैसे डाइमलर हो गई, या वहाँ के जो सप्लाई चेन में बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर हैं लाइक क्यूमिस, जो कि ट्रक्स के इंजन सप्लाई करती हैं, उन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस 6% से बढ़ा के 8% कर दिया है। वहीं डैमलर ने भी अपने 2022 के गाइडेंस को जैकअप कर दिया है बाई 5 to 7%। डैमलर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड इन्वायरमेंट देख रहा है, बिकॉज ये उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही लिखा है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग हाई लेवल ऑफ इनकमिंग ऑर्डर्स in the backdrop of order backlog, because order backlog are at record high level। जो वहाँ पे जो बड़ी कंपनियां हैं they are very well set for next 1-2 years। so 2024 में जाकर के अब हम देख सकते हैं कि वहाँ पे डिमांड थोड़ी सी कम होगी, but next 1-2 years is very robust for companies operating in US। chip shortage was a problem। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ दैट वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल के को मैंने कोट किया था अपने ट्वीट पे। वहाँ पे मैंने बताया दैट बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर सेगमेंट इन 2022 जो है वो कुछ फैक्ट्रीज जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं, और उस पर जो बेसिक टाइप्स ऑफ चिप जो कि ऑटोमोटिव में यूज होती है, वहाँ पे सबसे पहले सप्लाई आनी शुरू हो गई है। तो इन 5-6 महीने में चिप शॉर्टेज वुड बी अ थिंग ऑफ पास्ट। So that's what other companies are also seeing, like Bharat Forge ने अपने कॉल में बताया है that this supply chain disruptions looks normal and it is not like a showstopper, और that's why उनका outlook on CV market is very strong। and इसका simple सा reason है that इसे investment world में कहते हैं reversion to mean। ट्रक मार्केट है, उनकी डिमांड जो है काफ़ी दिनों तक डिप्रेस रही है, तो ऑब्वियसली there would be replacement demand coming। चलो ये तो हमने यूएस की बात कर ली। अब डोमेस्टिक टीवी मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में जो फ्लीट्स हैं उनका एवरेज एज जो है वो 10 साल का है, और अभी रिसेंटली स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई है जहाँ पे ट्रक्स कैन नॉट गो बियॉन्ड 15 ईयर्स ऑल्सो। सो एक रिप्लेसमेंट डिमांड जो है वो क्रिएट होने वाली है फॉर डोमेस्टिक सीवी मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, सीमेंट, स्टील और ई कॉमर्स इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ डिमांड फॉर सीवीज। रिसेंटली जो पिकअप हुई है फ्लीट यूटिलाइजेशंस में, उसके कारण बहुत सारे फ्लीट ऑपरेटर आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर फ्लीट, बिकॉज फ्रेट रेट बढ़ गए हैं। सो उस फ्रेट को इनकैश करने के लिए दे नीड टू हैव अ गुड फ्लीट। सो फ्लीट साइज एक्सपेंशन होगा तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज, फ्लीट ऑपरेटर, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स providers, they will bump up their demand for commercial vehicle including trucks। Major demand would be coming from infrastructure spending। बहुत सारे वेरियस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, उसके थ्रू लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए वी नीड कमर्शियल व्हीकल्स। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट डोमेस्टिक मार्केट इज ऑलरेडी सेट टू ग्रो। ऑटोमोटिव एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और वहाँ पे इट वर्क्स इन साइकिल। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के नंबर भी आप 2017 से देखेंगे, देन कमर्शियल व्हीकल के नंबर 8 लाख से 9 लाख हुए, 9 लाख से 11 लाख, उसके बाद फिर ये डिप हुआ 7.5 लाख पे, फिर 6 लाख पे। नाउ द बॉटम इज स्टार्टेड मूविंग अप और 8 लाख का वॉल्यूम। 2019 वाज द ईयर जब सारे नंबर्स पीक आउट हुए थे, और इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल। उस समय पीक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाज 11 लाख यूनिट्स। 2021 में रफली 8 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई है कंट्री में। So still there is a gap of roughly 3 lakh units, जो कि that amounts to roughly 35% growth from here। तो हम एक पीक की तरफ जा रहे हैं। मैं 1-2 साल का साइकिल अभी यहाँ से आगे देख सकता हूँ। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज अ वास्ट फील्ड। इसमें भी फोर्जिंग कंपनी की मैं आज बात करूँगा, बिकॉज आई सी कि ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करें जहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल। बेसिस पे मैंने फोर्जिंग कंपनीज में देखा तो वहाँ पे रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड एक कंपनी मिली जो
कैलकाटा बेस्ड है और इंसिडेंटली इसकी प्लांट जो है ज़्यादातर प्लांट्स जमशेदपुर में हैं और इनके एक दो प्लांट मैंने विजिट भी किए थे जब मैं जमशेदपुर में था एज अ टाटा मोटर्स एम्प्लॉय। आई स्टिल रिमेंबर द इंसिडेंट व्हेन आई वेंट एंड विजिटेड। मैं बाकी वहाँ के जो सप्लायर हैं उनके भी प्लांट विजिट करता था, बट दिस वन वाज यूनिक एंड उस समय मुझे स्टॉक मार्केट और लिस्टिंग और आईपीओ का कोई भी आइडिया नहीं था। 2009 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे जो उस समय मैं जिनके अंडर में काम करता था, ही वाज सो इम्प्रेस्ड। ही आस्क्ड द प्रमोटर और द जीएम आउट देयर कि आपकी कंपनी लिस्टेड है क्या? तो ही सेड कि हाँ, वी आर लिस्टेड। Said okay, I will definitely invest into it because we were so impressed by the cleanliness, by the state of the art facility they have made, because वो उन्होंने CNC based machines वहाँ पे लगाए हुए थी जो उस समय बहुत ही ahead of the curve kind of thing थी। तो एक फोकस वहाँ पे मुझे दिखा था उस मैनेजमेंट में उस समय से ही कि दे आर स्टेटेड टू डू रियली वेल इन फ्यूचर। बट मैं आज उसके 10-12 साल बाद इस कंपनी को दोबारा देख रहा हूँ बिकॉज द वैल्यूएशंस आर लुकिंग स्लाइटली बेटर एंड यहाँ से ये अगेन एक नए अपटर्न की तरफ जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट वी हैव स्टार्टेड अ मेंटरशिप। इन्वेस्टिंग इज टिपिकली अ डायनेमिक थिंग। मेंटरशिप जो है वो डायनेमिक होगी, इंटरैक्टिव होगी। मैं अपने मेंटीज के साथ एवरी फोर्टनाइट यानी मंथ में 2 बार इंटरैक्ट करूंगा ओवर अ जूम कॉल। इफ यू बिकम अ मेंबर देन यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द फाउंडेशनल स्टफ कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, वैल्यूएशंस को कैसे सीखते हैं, एक्सेल्स मैं अपने शेयर करूंगा जो मैं यूज करता हूँ, और साथ ही मैं आपके साथ वर्क करूंगा सो दैट यू डेवलप योर ओन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। बिकॉज मैंने अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को डेवलप करने में एटलीस्ट 3 years स्पेंड किए थे। आफ्टर मीटिंग वेरियस मेंटर्स एंड टॉकिंग टू देम यू विल हैव एक्सेस टू मी इन टर्म्स ऑफ asking questions that मैं किस तरीके के स्टॉक में पोजीशन ले रहा हूँ। सो द मेंटी विल हैव एक्सेस टू माय पोर्टफोलियो, कंप्लीट एक्सेस, और मैं उसमें जो भी चेंजेस कर रहा हूँ आई विल बी शेयरिंग why I'm doing this and going forward what is my outlook on every stocks which I have covered on the channel or otherwise also, और forward looking जो भी अच्छे stocks आ रहे हैं including this one। so मेरे साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ मी एंड टू लर्न। साथ ही बहुत सारी चीजें मैं पब्लिक फोरम पे नहीं बता सकता which are very crucial for any investor, any retail investor to succeed, because मेरे साथ 10 साल का मेरा कॉर्पोरेट क्रेडिट मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो क्रेडिट मार्केट में मैंने बहुत सारे प्रमोटर के साथ, प्रमोटर ग्रुप बिजनेस हाउसेस के साथ काम किया हुआ है एंड देन आई नो देयर स्किन क्वाइट वेल। सो बट आई कैन नॉट स्पीक अबाउट इट इन पब्लिक फोरम, जैसा कि मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। सो मुझे वो वीडियो कभी कभी हटाना पड़ जाता है। सो इस मेंटरशिप मॉडल यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू माय अनफिल्टर्ड नॉलेज बेस, और कैसे एक बिहेवियरल टेम्परामेंट डेवलप करना है टू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो चीजें कोई आपको कोर्स में नहीं बता सकता। वो एक ट्यूटरशिप के थ्रू ही पास ऑन होती है। जैसे मैं शायद अगर आपको थोड़ा बेहतर गाइड कर पाऊँ कि यू कैन होल्ड इट फर्दर। सो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, दैट वुड बी अ डेफिनेट विन विन, एंड आफ्टर 1 year द मेंटी वुड बी हैविंग अ इंडिपेंडेंट माइंडसेट, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जिसके थ्रू वो अपने तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकता है। बेसिकली माय इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इज वेरी सिंपल दैट आई लुक फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अ राइजिंग सेक्टर। वैसे ही आपके पास भी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होगी आफ्टर दिस मेंटरशिप। सो रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड जो है वो प्राइमरीली हिस्टोरिकली एक रेलवे को कैटर करने के लिए फोर्जिंग यूनिट का था जमशेदपुर में, बट लेटर ऑन इन 2010 अराउंड दे aligned themselves to Tata Motors, or Tata Motors is still their major customer. Around 25% revenue of this company comes from Tata Motors, and Ashok Leyland is second one. But 40-45% of their revenue goes to export market, majorly into America and Europe. सबसे पहले FY 2006 में they started machining facility. So यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि machining और फोर्जिंग में एक थोड़ा सा अंतर होता है। फोर्जिंग इज लाइक मैकेनिकल पुशिंग और आप प्रेस करते हो उसे, और मशीनिंग इज लाइक आप एक लेथ मशीन में या सीएनसी ऑपरेटेड एक मशीन होती है उसमें आप उसको कट करते हो, उसको फाइन ट्यून करते हो। तो जितना आप मशीन करोगे जितना ज़्यादा, उतना ही आपको मार्जिन ज़्यादा होगा, बिकॉज मशीनिंग इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है वहाँ पे। तो आपको जो है आपका कस्टमर विल पे हायर। सो वो एक हाई एबिटा मार्जिन बिजनेस है। So they started with a high EBITDA margin business. Then they raised private equity money from Ascent Capital for running the rolling line.
जो कि इनका मेन स्टे रहा बहुत सालों तक। FY9 में दे स्टार्टेड प्रोडक्शन फ्रॉम यूजिंग मशीन टूल्स ऑन रिंग रोलिंग प्रेस। फिर उन्होंने IFC से इक्विटी रेज प्रेस मशीन्स लाने के लिए। प्रेस मशीन्स जो होते हैं वो 1000, 5000, 7000 टन वजन के प्रेस मशीन्स होती हैं। उतने टन की वजन उस पर प्रेस करती है कंपोनेंट को, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप हायर वेट वाले कंपोनेंट को आप प्रेस कर सकते हो, उसको शेप दे सकते हो। उसके कारण आप देख सकते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टन्स जो है वो मैंने दिखलाई हुई है कि FY11 से लेकर के FY22 तक 34,000 टन उनकी फोर्जिंग कैपेसिटी थी। फिर रिंग रोलिंग प्रेस जो उन्होंने 2007 में इस्टेब्लिश किया था, उसकी कैपेसिटी 24,000 है, वहाँ पे उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया है। तो ये दोनों बेस लाइन है। उसके ऊपर फिर उन्होंने FY15 में कार प्रेस लाइन इस्टेब्लिश की फ्रॉम FY15 टू FY17, और लास्ट ईयर 2022 में दे हैव एडेड वन मोर प्रेस लाइन। उसके कारण इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है बाई 1,17,000 टन, और उनकी बेस लाइन कैपेसिटी जो 46,000 टन फोर्जिंग की और 24,000 टन रिंग रोलिंग की है वो तो है ही। सो नेट 1,80,000 करोड़ का इनका कैपेसिटी है, और which is a huge number. I think they would be in top 3 in country in terms of capacity. Important ये है कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो कैपेसिटी के साथ एसेट टर्न्स को भी देखता है। तो मैंने एसेट टर्न्स को प्लॉट किया है फ्रॉम FY15 टू FY22। तो लास्ट 7-8 ईयर्स में इनकी एसेट टर्न्स जो है वो पीक आउट हुई है टू 1.8 टाइम्स और बॉटम आउट हुई है टू 0.88 टाइम्स इन FY7। फिर FY22 में इट हैज रीच्ड टू 1.6 टाइम्स। सो एक डिसेंट हम देख रहे हैं दैट वी आर, अभी ये पीक आउट नहीं हुआ है एसेट टर्न्स। अभी ये कंपनी 2200 करोड़ की टॉप लाइन जनरेट करती है, बट मैनेजमेंट का मानना है दैट विद द सेम कैपेसिटी दे कैन गो अप टू 3,500 4,000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन। तो यहाँ से भी हम एक 40% का ऑपरेटिंग लेवरेज एडिशनल देख सकते हैं, बिकॉज इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है एंड इट हैज रीच्ड अप टू 80% इन FY22, बट देयर इज ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज इन टर्म्स ऑफ उनकी जो प्रेस कैपेसिटी है, वहाँ पे अभी यूटिलाइजेशन आर स्टिल 40%। रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड ने अपने एसेट को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है इन अ बेटर फॉर्मेट। सो एसेट टर्न्स जैसे जैसे इंप्रूव होगी तो इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी कैसे इवॉल्व हुई है। अगर आप इसके नंबर देखेंगे देन यू विल बी रियली सरप्राइज्ड टू सी दैट दे हैव scored very well in past 1 years. Top line growth है, bottom line growth है, EBITDA margin भी 23% के आसपास है, which is commendable, which is ahead of their peers. So एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि how can they do such a better EBITDA margin? May 2021 में कॉन कॉल में उन्होंने बताया था they have built up their capacity to an extent कि वो 70% of their turnover जो है वो मशीन कंपोनेंट होगा, यानी अगर वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 70 पे वो मशीनिंग करेंगे। तो जहाँ जहाँ मशीनिंग होगा वहाँ पे मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, और 70% उन्होंने 2021 में रखा था, और अभी रिसेंट कॉन कॉल जो 2022 में हुई मई में, वहाँ पे दे हैव सेड दैट दे हैव एक्सीडेड देयर मशीनिंग एबिलिटी टू 80%। सो 80% मशीन कंपोनेंट, दैट्स व्हाई देयर इज सस्टेनेबल EBITDA margin. They started as a forging company, graduated to a machining company, and now they are moving to assemblies. So assemblies में their focus is right now. So machining is a very interesting play. वहाँ पे अगर आप competition की बात करें, जैसे कि Forging is a competitor which is half of the size, but वहाँ पे उनकी machining capacity is still 50%. So they are ahead of their competition in terms of value addition to the client. किसी भी automotive suppliers को अगर आप study करेंगे, then you will find कि अगर कोई अच्छा automotive component supplier है, he is able to pass on their inflationary raw material cost hikes to the company. क्योंकि रॉ मटेरियल अगर प्राइस महंगी हो जाती है तो उनका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ की कॉस्ट बढ़ जाती है तो इनकी मार्जिन्स इरोड होने लगती है। तो अगर आप एज ए सप्लायर अगर आप कस्टमर को अपना रॉ मटेरियल कॉस्ट हाइक पास नहीं कर पा रहे हैं, देन यू आर डूम्ड टू फेल। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं देन यू कैन स्टडी अ कंपनी कॉल्ड सेटको ऑटोमोटिव, जो कि 85% मार्केट कमांड करती है डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का। ये अपने सेगमेंट में वो एक मार्केट लीडर है, बट स्टिल they are struggling to pay their debt. और इसका एक रीजन जो apart from other various things, जो major reason ये है that they are unable to pass on their cost increase, the raw material cost increase to their suppliers. But यहाँ पे रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड में
ये इन्होंने बार बार अपने कॉन कॉल में बताया है दैट दे कैन पास ऑन दिस कॉस्ट हाइक आफ्टर अ लैग ऑफ 1 month आइडियली। इट्स एन इफेक्टिव पास ऑन। सो ये एबिलिटी टू पास ऑन कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको ध्यान में रखना होता है बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इंडिया रेटिंग जिन्होंने इनकी रेटिंग अभी की है, इन्होंने आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव किया है दैट द कंपनी इज रेटेड ए पॉजिटिव आउटलुक। इन्होंने क्लियरली कहा है दैट द कंपनी हैज द एबिलिटी टू पास ऑन रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस टू कस्टमर in both domestic and export market. So that tells a lot, and that's a very comforting position to be in. So that's why I could take a position into this company, because I found that this is a very critical thing to have in my portfolio. Besides company के diversification plans भी है, they are not just focused on auto. इनकी auto से 91% 3 years back, now it has moved into 80s, into lower 80s. So because they are diversifying into railways, they are diversifying into oil and gas, expansion plans and that are very good. So key risk इस investment में क्या है? So number one is that the elongated working capital cycle. आप देखेंगे कि इनकी debtors day जो की है वो 140 days के करीब है. Historically it has been around 100, 110, 120. अब ये बढ़ गई है 140 हो गई. So बढ़ने का main reason ये है that export पे इनका focus बढ़ गया है. Export में receivable days are larger than domestic receivable days. Recently logistics का issue था, freight costs बढ़े हुए थे और shipping containers availability भी नहीं थी, तो इन्हें inventory काफी heavy volume में रखना पड़ा था अपने पास, और pipeline inventory भी काफी ज़्यादा थी, 242 days का inventory था. They have been able to convert their cash into 178 days, which is a very elongated cycle because of export component into it. तो वर्किंग कैपिटल डेज इज आल्सो 170. इस कंपनी में एक कैश फ्लो की इनडिसिप्लिन मुझे नजर आई, बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं है. पिछले 5 सालों में देयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन रफली 800 करोड़ और इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर रफली 1260 करोड़ का. सो दैट सेज दैट they have invested more than what they could produce. So that's why इनकी डेट बढ़ गई है और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1.5 times, which is high. तो ये डेट जो है कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल डेट के कारण भी आ रहा है और कैपिटल साइड में भी वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट परचेज के कारण भी आ रहा है. सो इनकी बोरोइंग टू एबिटा रेशियो इज इन एक्सेस ऑफ 2. सो आइडियली फॉर मी टू लैच दिस स्टॉक अप इट शुड हैव बीन लेस देन 2 डेट टू एबिटा, और एटलीस्ट 1 के करीब अगर डेट टू इक्विटी हो जाती है देन इट वुड बी अ गुड कंफर्टिंग बाय पोजीशन फॉर एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है, 300-350 करोड़ का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास है. तो 300-350 करोड़ उनको मार्केट से लेना पड़ेगा. सो दे आर प्लानिंग टू रेज QIP इन कमिंग ईयर्स ऑफ 400 करोड़. तो QIP आ जाएगी तो डेट टू इक्विटी इंप्रूव हो जाएगी. दैट्स हाउ दिस बैलेंस शीट वुड लुक बेटर इन 1 year. और साथ ही इनकी कैपिटल लोकेशन पे इन्होंने रिसेंटली फोकस करना शुरू किया है. दे आर सेइंग दैट 50-60% ऑफ देयर नेट कैश प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट पैट प्लस डेप्रिसिएशन which is decent number, so वो यूज करेंगे towards debt repayment, क्योंकि नेक्स्ट 2 years में डेट रिपेमेंट भी रफली 400 करोड़ के करीब है. इनका फोकस अभी डेट रिडक्शन पे है और 30-40% वो यूज करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए. सो आगे भी ये कैपेक्स करते रहेंगे. सो दैट इज नॉट अ वेरी आइडियल सिनेरियो, बट स्टिल सिंस ये कंपनी ग्रोइंग फेज में है वी कैन अफोर्ड टू हैव अ कंपनी व्हिच इज इन्वेस्टिंग हेवीली फॉर देयर एक्सपेंशन. 5% will be utilized towards dividend or CSR. So dividend is just नाम का है, dividend भी वो kind of borrow करके ही dividend दे रहे हैं, उनके free cash flow से आपको dividend नहीं मिल रहा है. So capital allocation पे they are started to work on. So I think this is an area वहाँ पे अगर वो improve करें तो they will attract better customer profile in futures. अब इस कंपनी की वैल्यूएशंस पे एक नज़र डालते हैं. तो वैल्यूएशंस आपको देखना है तो सबसे पहले हम इस कंपनी की पीयर देखते हैं. जैसे Forgings इज अ कंपनी विच इज हाफ ऑफ साइज और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी और हाफ के करीब है. बट इनकी PE देखते हैं, दोनों की कंपेयर करते हैं तो उनकी PE का एवरेज रफली 20 और इस कंपनी का भी एवरेज मीडियन PE 18.2 है. तो PE में तो दोनों सिमिलर हैं, बट लेट्स हैव अ लुक एट प्राइस टू बुक वैल्यू. जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू में हम डिफरेंस देख पाएंगे कि ये मार्केट में अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है. तो Forging का ऊपर में जो चार्ट है उसमें देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक एवरेज 3 का है और अभी 3.5 से ऊपर है. और वहीं इनका 5 years एवरेज रामकृष्णा Forging का वो 2.5 के करीब है, 2.2 के करीब है और करेंट 2.3 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है. सो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे दिख रही है प्राइस टू बुक में अगेंस्ट Forging, बट ये भी जानना पड़ेगा कि ये Forging से अंडर वैल्यूड क्यों है.
सो इनके प्राइस टू बुक वाइज मार्केट ने इतना ज़्यादा मल्टीपल क्यों नहीं दिया है? सो सिंपल रीजन इज दैट एम फोर्जिंग have created a free cash flow in last 2-3 years, but ये company 300 negative free cash flow, crores negative free cash flow पे बैठी हुई है. The most important thing to look out for in this company is free cash flow. अगर वो free cash flow by 2024 generate करने लगते हैं, then I think the multiples would go up. वैसे ही परफॉर्मेंस इनकी अच्छी हो रही है, बट कैश फ्लो बेसिस पे परफॉर्मेंस अगर अच्छी होने लगेगी, then they will go into the next league, but that is for a longer investment thesis. But for a medium term, because of demand supply tailwind जो 2 साल का है, उसके कारण मुझे लगता है कि 2 साल बाद ये कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे और दैट टाइम इसको वैल्यूएशन मल्टीपल भी अच्छा मिलेगा और तब आप एक अच्छा वैल्यूएशन जंप देख सकते हैं. सो आई एम इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी फॉर नेक्स्ट 2 years एट लीस्ट, बिकॉज तब तक मुझे 2 साल नेक्स्ट 2 years तक क्लास 8 ट्रक की डिमांड भी इंटैक्ट लग रही है और डोमेस्टिक सीवी साइकिल भी 2 साल तक अच्छा लग रहा है. सो we are sitting in a sweet spot for this on this company. So धीरे धीरे I will allocate more and more as in when the prices become attractive. इस कंपनी में मुझे एक पिकअप जो मुझे बहुत अच्छी लगी, that apart from their strategy of all these machining component हाई रखने का, इन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर पे काफ़ी फोकस कर रखा है. आज से 12 साल पहले सिर्फ 15 करोड़ का एक्सपोर्ट था और आज की डेट में 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट है. तो आप देख सकते हैं कि कितने गुना हो गया एक्सपोर्ट ओवर जस्ट 12-13 years. और रिसेंटली ऑल्सो लास्ट 2 महीने में भी उन्हें काफ़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं, लाइक 115 करोड़ का एक्सपोर्ट आया फ्रॉम यूरोप, फिर वैसे ही 105 करोड़ का ऑर्डर आया. कंपनी ने एक इंटरेस्टिंग गाइडेंस दी है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग 22-25% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ इन 23. तो टॉप लाइन तो मुझे लग रहा है ये ग्रो कर लेंगे. दैट्स हाउ इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन करेगा और दे कैन रीच अप टू 3600-4000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन in next 2-3 years on the basis the same fixed cost. तो एसेट टर्न्स को भी इम्प्रूव करने का इनके पास स्कोप है. तो ये सब नंबर, ये सब रेशियो आपको देखते रहना पड़ेगा कि जैसे जैसे एसेट टर्न इम्प्रूव हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो रही है और मार्जिन तो दे विल बी एबल टू मेंटेन बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू पास ऑन द कॉस्ट हाइक्स. सो इट लुक्स इंटरेस्टिंग प्लेस. वैल्यूएशन किकर भी है मुझे, जो कि हमें एक वॉचफुल रहना पड़ेगा इस स्टॉक पे. इट इज नॉट लाइक दैट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट. आगे भी बात करते रहेंगे स्टॉक के रिजल्ट्स को लेकर के. आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट साधन इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. इस एपिसोड में जिन स्टॉक्स के बारे में हम बात कर उस पे इन्वेस्ट करने से पहले आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है.